हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम टू के साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो इंग्लिश का पेपर है थर्ड लैंग्वेज का, उसका सेक्शन 5 और 6 जो है वो इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1, 2, 3, 4 का लिंक जो है मतलब उनको एक वीडियो में सॉल्व करके, सिंगल वीडियो में सॉल्व करके डाल रखा है ऑलरेडी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 22 जुलाई 2023 की डेट का री एग्ज़ाम का पेपर है। मतलब मार्च में जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया था उन्होंने जुलाई में जो दोबारा री एग्ज़ाम दिया है उसी का पेपर है ये। तो इसकी डेट 22 जुलाई 2023। तो चलिए हमारे सेक्शन 5 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेक्शन 5 जो है वो राइटिंग स्किल का सेक्शन है। सेक्शन 4 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपका सेक्शन 4 तक है ना, ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हमारा शुरू होता है सेक्शन 5 राइटिंग स्किल्स। ये आपका 20 मार्क्स का है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, वो है लेटर राइटिंग। आपको दो तरह के लेटर दिए गए हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। मतलब दोनों लेटर नहीं लिखने आपको, जो भी लेटर आपको बहुत अच्छे से आता हो वही एक लेटर आपको लिखना होता है। इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, मामा को, चाचा को, ताऊ को, दोस्तों को, किसी को भी। और फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो डिपार्टमेंट्स को लिखे जाते हैं, डायरेक्टर्स को लिखे जाते हैं, अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, न्यूज़ पेपर डिपार्टमेंट्स को, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी अथॉरिटी को लिखे जाते हैं। रिश्तेदारों को नहीं लिखे जाते, उन्हें बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो चलिए पहला लेटर देखते हैं हमारा। इमेजिन दैट यू आर स्वप्निल स्वप्नाली पाटिल रिजाइडिंग एट बालाजी नगर। आपका नाम स्वप्निल या फिर लड़की हैं तो स्वप्नाली पाटिल, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। बालाजी नगर उमेरगा में आप रहते हो। आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा है ट्री प्लांटेशन कैंपेन के बारे में। मतलब ट्री होते हैं पेड़, प्लांटेशन मतलब पेड़ों को लगाते हैं ना, बीच बीच में गवर्नमेंट जो है ट्री प्लांटेशन लगाती है, कैंपेन मतलब अभियान। अब आपको एक लेटर लिखना है। देखो ये एडवर्टाइजमेंट देख लो आप। ये मूवमेंट किसने चलाया? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति का। ग्रीन हाउस फाउंडेशन, सिविल लाइन, सोलापुर ने। सारी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है कि एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है ना, उसके उपलक्ष्य में है ये। और कॉलेज, हॉस्पिटल, स्ट्रीट, गवर्नमेंट स्कूल्स, इन सब में जो है ट्रीज लगाए जाएंगे। 5 लाख पेड़ लगाने का टारगेट रखा है। ड्यूरेशन है 5 दिन, मतलब 5 जून से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा। टाइमिंग है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की। अब ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है ये आपको ट्री प्लांटेशन का, इसको ध्यान में रखते हुए, मतलब इसमें से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें से बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बहुत इजीली आपका लेटर लिखा जाएगा क्योंकि मैक्सिमम डिटेल्स इसी में दी हुई है। डेट भी दी हुई है, टाइमिंग भी दी हुई है, ड्यूरेशन भी दी हुई है, नाम भी दिया हुआ है, आपके खुद के नाम और एड्रेस भी दिए गए हैं। तो पहला लेटर देखते हैं, इनफॉर्मल लेटर। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर। अपनी बहन को पत्र लिखो। एनकरेज करो उसे, मतलब प्रोत्साहित करो उसे, एंड इन्फॉर्म, और उसे इन्फॉर्म भी करो अबाउट द ट्री प्लांटेशन कैंपेन, इस ट्री प्लांटेशन अभियान के बारे में। एंड टेल हर द यूजफुलनेस, और उसे बताओ कि यूजफुलनेस मतलब क्या उपयोगिता है और क्या लाभ है इसके, और अपने खुद के पॉइंट्स भी ऐड करो। तो चलो पहला लेटर देखते हैं हमारा। पहले अपना नाम लिखा है, मतलब जो हमें पेपर में दिया गया है, स्वप्निल पाटिल, बालाजी नगर, एट पोस्ट उमेरगा। अब यहाँ पे देखो 15 मई 2021 है। पहले मैंने कोई और डेट लिखी थी, फिर मैंने ध्यान दिया तो मैंने 15 मई की डेट क्यों कर दिया। 15 मई की डेट, अब डेट डालने से पहले आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ देखनी है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 जून 2021 की डेट दी गई है। मतलब इससे आगे का हम कुछ डालेंगे तो लेटर हमारा बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अगर डेट नहीं दी गई है ना तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो, मगर यहाँ पे देखो डेट दी गई है। तो हमें इससे पहले ही तो अपनी बहन को बताना होगा ना। किसी भी चीज़ का कैंपेन, अभियान जो है 1-1 महीना पहले गवर्नमेंट चलाती है ताकि सबको पता चल जाए और लोग उस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। टीवी में एड्स आते हैं, रेडियो पे न्यूज़ आती है, ऐसे तरह तरह के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट जो है एनकरेज करती है लोगों को कि ट्री प्लांटेशन, एनवायरनमेंट डे के दिन आप सब लोग जो है पेड़ लगाओ। ऐसे योगा डे के दिन आता है ना 21 जून को, योग दिवस जो आता है कि सब लोग योगा करो, लाइक दैट। तो यहाँ पे 5 जून की डेट लिखी है। तो मैंने इससे 15 दिन 20 दिन पहले की डेट इसलिए लिखी है, आप बहन को पत्र लिखोगे तो पत्र जाने में भी तो 1 हफ्ता लग जाएगा ना, फिर बहन का रिप्लाई भी आएगा, इसलिए 8 से 10 दिन का गैप, मिनिमम 1 वीक का गैप आपको देना ही देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 15 मई 2021 की डेट डाली है। डियर स्वप्नाली, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप का मतलब है मैं आशा करता हूँ कि तुम सब ठीक ठाक कर रही होंगी। एज आई नो योर लव टुवर्ड्स नेचर, जैसे कि मुझे तुम्हारा प्रकृति की तरफ, टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, प्रकृति की तरफ तुम्हारा कितना प्यार है, मतलब तुम्हें प्रकृति से कितना लगाव है, मैं जानता हूँ। ये कर्सिव लैंग्वेज में लिखा गया है बिकॉज आई नो टू राइट इन कर्सिव ओनली। कई बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं बोल के भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। योर बर्थडे फॉल्स ऑन 6 जून। आपका जो जन्मदिन है, मतलब बहन को बोल रहा है कि तुम्हारा जो बर्थडे है वो 6 जून को आता है। एंड यू प्लांटेड ट्री एवरी ईयर एंड टेक केयर ऑफ इट। और तुम हर साल अपने जन्मदिन पर जो है एक पेड़ लगाती हो और उसकी देखभाल करती हो।
अब आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे 6 जून लिखा है और यहाँ पे 5 जून लिखा है। दोनों में अंतर क्यों किया है? क्योंकि 5 जून से लेके 5 डेज़ का कार्यक्रम है, मतलब 5 जून से लेके 10 जून तक कार्यक्रम चलेगा। तो हम बहन का बर्थडे 5 जून को भी मना सकते हैं, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, मतलब इन 5 दिनों में से किसी भी दिन की डेट हम डाल सकते थे। रिसेंटली, हाल फिलहाल, आई सा एन एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन कैंपेन। हाल फिलहाल ही मैंने एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन देखा है ट्री प्लांटेशन अभियान के बारे में। सर्कुलेटेड मतलब नहीं होता प्रचार प्रसार करना, चारों तरफ बांटा जाना। बाय ग्रीन हाउस फाउंडेशन सिविल लाइन सोलापुर, जो कि ग्रीन हाउस फाउंडेशन सिविल लाइन ने मतलब उसका प्रचार किया था। ये देखो नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन हाउस फाउंडेशन सिविल लाइन सोलापुर। अपने मन से हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया हुआ है। दे आर अरेंजिंग ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन 5 जून। वे 5 जून को एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ड्यूरेशन इज 5 डेज एट प्राइवेट स्कूल। ड्यूरेशन जो है वो 5 दिन की। अब कहाँ कहाँ वो पेड़ लगाएंगे? एट प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में एंड स्ट्रीट्स में और गलियों में, मतलब सड़कों के दोनों तरफ आपने देखा होगा ना पेड़ लगे रहते हैं। टाइम क्या है? सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल बी वेरी हैप्पी टू ज्वाइन इन दिस ड्राइव। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस ड्राइव को, इस अभियान को ज्वाइन करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यू ऑलरेडी नो हाउ इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर। तुम तो पहले से ही जानती हो कि पेड़ जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। अब ये भी हमने अपने मन से नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे दिया गया है ना कि उसको बताओ, यूजफुलनेस एंड एडवांटेजेस, पेड़ों की उपयोगिता और उनके लाभ। तो ये तो कितना भी लंबा आप लिख सकते हो। पेड़ तो हमें दुनिया भर की चीज़ें देते हैं, देखो वुड्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, प्लांट्स मतलब फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, क्या क्या नहीं देते। दे प्रोवाइड शेड, वो हमें छाया देते हैं, एंड फ्रूट्स और फल देते हैं। कंट्रोल सॉयल इरोजन, और मिट्टी का कटान, मतलब जो पानी के साथ मिट्टी बह जाती है उसे भी रोकते हैं और बारिश भी लाते हैं। पेड़ तो बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, हमेशा देते ही रहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू गिफ्ट ऑल दीज थिंग्स ऑन योर बर्थडे, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने जन्मदिन पर जो है एंड बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करते हैं, मतलब CO2 हमसे लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इफ़ यू वांट टू गिफ्ट ऑल दीज थिंग्स ऑन योर बर्थडे, अगर तुम अपने जन्मदिन पर इन सारी चीज़ों को गिफ्ट करना चाहती हो, काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ एज ए वॉलंटियर फॉर द ड्राइव। तो कृपया करके अपने आप को इस ड्राइव में, इस अभियान में एज ए वॉलंटियर, मतलब जो स्वेच्छा से काम करते हैं ना, अपनी मर्जी से बिना पैसे के फ्री में सेवा देते हैं, उनको वॉलंटियर बोला जाता है इस ट्राइब के लिए। योर लविंग ब्रदर स्वप्निल, तुम्हारा प्यारा भाई स्वप्निल। तो ये आपका पहला वाला लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर, जो भाई ने अपनी बहन को लिखा है। अब हम हमारा दूसरा लेटर देखते हैं, फॉर्मल लेटर। Write a letter to the director Greenhouse Foundation Solapur requesting him her to register your school name for making this campaign successful। ग्रीन हाउस फाउंडेशन सोलापुर के डायरेक्टर को लेटर लिखो और उनको जो है अपने स्कूल का, जो आपके स्कूल का जो नाम है, मतलब योर स्कूल नेम, मतलब पूरे स्कूल का जो नाम है उसे रजिस्टर कराओ उनके यहाँ पर, और डिटेल में इसके बारे में इंक्वायरी करो। अब देखो डायरेक्टर को लिखना है ग्रीन हाउस सोलापुर फाउंडेशन के, तो देखो ग्रीन हाउस फाउंडेशन सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बाकी सब डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डायरेक्ट लेटर बता रही हूँ आपको। पहले जब हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो पहले उसका एड्रेस आएगा जो लेटर लिख रहा है, फिर डेट आएगी, फिर जिसे हमें लेटर लिखना है उसका एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लेटर नहीं आ रहा, मान लो कोई ऐसा लेटर आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए जिसकी थीम आपको पता ही नहीं कि भाई मैं क्या लिखूं, तो जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगा ना उसी को देख देख के बना के लिख देना। दूसरा, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जैसे इसका भी आधा नंबर होता है, इसका भी आधा नंबर होता है, इसका भी आधा नंबर, ऐसे करके पूरे लेटर को मिला के 5 नंबर होते हैं। तो स्टेप वाइज आप आधा भी लिखोगे तो कम से कम 2.5 या 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही ना आपको, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। फिर आएगा सब्जेक्ट हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल नेम फॉर मेकिंग दिस कैंपेन सक्सेसफुल। स्कूल नेम का रजिस्ट्रेशन कराना है इस कैंपेन को, इस अभियान को सफल बनाने के लिए। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई रीड द हैंडबिल ऑफ द भूमाता ट्री प्लांटेशन सर्कुलेटेड बाय योर ग्रीन हाउस फाउंडेशन। हैंडबिल होता है जो ब्रशर वगैरह होता है ना वो। अब देखो भूमाता नाम भी यहीं पे दिया गया है, देखो भूमाता ट्री प्लांटेशन कैंपेन, अपने मन से वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग। आपकी ग्रीन हाउस फाउंडेशन ने जो सर्कुलेट किया था, मतलब जो बांटा था, विच इज़ टू टेक प्लेस ऑन 5 जून 2021, और जो कि 5 जून 2021 को एनवायरनमेंट डे के दिन होने वाला है। इट इज़ रियली ए गुड इनिशिएटिव टेकन बाय यू, आपके द्वारा लिया गया ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आपकी संस्था ने लिया है। टू प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना, ट्रीज़ की, एंड हेल्प द नेचर टू ग्रो, और प्रकृति को बढ़ने में हेल्प करने में। आवर स्कूल डिसाइडेड टू बी ए पार्ट ऑफ इट, हमारे स्कूल ने भी ये डिसाइड किया है कि वो भी इसका हिस्सा बनेगा एज ए वॉलंटियर।
काइंडली रजिस्टर अवर स्कूल नेम एज ए वॉलंटियर फॉर दिस ट्री प्लांटेशन ड्राइव। कृपया करके हमारे स्कूल का नाम जो है वो रजिस्टर कर लें इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव में। आई वुड लाइक टू नो वेदर यू आर ऑनरिंग विद द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और नॉट। मैं जानना चाहूँगा कि आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी करेंगे क्या। आर यू गोइंग टू मेक एन अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट। और आप जो है इस कार्यक्रम के दौरान जो रिफ्रेशमेंट्स होते हैं ना, जैसे पानी की बॉटल हो गई और कुछ साथ में खाने के लिए दे दिया, थोड़ा बहुत पैकेट्स बच्चों को, कुछ भी स्नैक्स बीच में, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है, कि आप वो सब देंगे या सबको खुद से अरेंज करना है। होप यू विल इंटीमेट मी अबाउट अवर स्कूल्स रजिस्ट्रेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। आशा करता हूँ कि आप मुझे हमारे स्कूल के वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन के बारे में जल्दी से जल्दी सूचित करेंगे। थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली स्वप्निल पाटिल। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर भी हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5B, क्वेश्चन 5 का B। डायलॉग राइटिंग इसमें आपको करनी है। जो पहला वाला क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेज। तो यहाँ जम्बल्ड होते हैं मतलब अस्त व्यस्त करके उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं ये सेंटेंसेज, इनको अरेंज करके आपको डायलॉग बनाना है। पहला वाला देखो, आई यूज़ इट वेन एवर आई गो टू दी पब्लिक प्लेसेस। मैं इसे यूज़ करता हूँ जब भी कभी मैं पब्लिक प्लेसेस में, मतलब पब्लिक प्लेसेस मतलब जो पब्लिक क्राउड होता है ना, उन जगहों पर जाता हूँ। डू यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स। क्या तुम हाथ धोने की इम्पॉर्टेंस महत्व जानते हो। अरुण, व्हेन डू यू यूज़ ए मास्क। तुम एक मास्क का उपयोग कब करते हो। येस आई नो इट इज़ नेसेसरी। हाँ मैं जानता हूँ ये ज़रूरी है। अब देखो ये सब उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, इनको अरेंज करके कैसे लिखना है देखिए। पहले नंबर पे आएगा अरुण, व्हेन डू यू यूज़ ए मास्क। अरुण तुम मास्क का यूज़ कब करते हो। ये वाला देखो आपका यहाँ पे 3rd नंबर पे जो दिया गया है ना, ये आपका 1st नंबर पे आएगा। 1st नंबर पे अरुण, व्हेन डू यू यूज़ ए मास्क आपका हो जाएगा 1st नंबर पे। दूसरा देखो, आई यूज़ इट व्हेन एवर आई गो टू दी पब्लिक प्लेसेस। मैं इसे यूज़ करता हूँ जब भी मैं पब्लिक प्लेसेस में जाता हूँ, ये आपका हो जाएगा 2nd नंबर। 3rd देखो, डू यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स। डू यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स, ये आपका 3rd हो जाएगा। और येस आई नो इट इज़ नेसेसरी, हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ये आपका हो जाएगा 4। तो आपकी सीक्वेंस क्या हो गई 2 3 1 4, और दी हुई क्या है 1 2 3 4। अब चेंज करके क्या हो जाएगी, पहले 2 फिर 3 फिर 1 और 4, मतलब 2 3 1 4 हो गई। सबसे पहले नंबर पर आपको ये वाला लिखना है, अरुण व्हेन डू यू यूज़ ए मास्क। ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, अरुण व्हेन डू यू यूज़ ए मास्क। I use it whenever I go to the public places. Do you know the importance of washing hands? Yes, I know it's necessary. ऐसे आपको एग्जाम पेपर में लिखना है। अब दूसरा देखते हैं हम, हमारा ये क्वेश्चन 5th का B1 था। अब हमारा क्वेश्चन 5th का B2 देखते हैं। कंप्लीट दी डायलॉग, इस डायलॉग को आपको पूरा करना है। डू यू लाइक सोशल सर्विस, क्या तुम्हें समाज सेवा पसंद है। अब तन्वी को उत्तर देना है। तन्वी कह रही है येस आई लाइक सोशल सर्विस। अब वेंकी कह रहा है हु इज़ योर फेवरेट सोशल रिफॉर्मर। तो तुम्हारा फेवरेट समाज सुधारक कौन है। अब तन्वी को उत्तर देना है। तो देखिए, येस आई लाइक सोशल सर्विस। हु इज़ योर फेवरेट सोशल रिफॉर्मर, तुम्हारा पसंदीदा समाज सुधारक कौन है। तो देखो मैंने इसमें कैलाश सत्यार्थी जी का नाम लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपकी क्लास 10th की जो बुक है, ये दोनों में है। जो आपकी माई इंग्लिश कोर्स बुक है उसमें भी कैलाश सत्यार्थी जी के ऊपर चैप्टर दिया गया है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बुक है उसमें भी मतलब दिया गया है। दोनों बुक्स में आपकी कैलाश सत्यार्थी जी के ऊपर क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की, उसमें चैप्टर है। इसीलिए मैंने, आप बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़े हो उस चैप्टर में, इसलिए मैंने उनका नाम लिखा है। माई फेवरेट सोशल रिफॉर्मर इज कैलाश सत्यार्थी। मेरे जो पसंदीदा समाज सुधारक हैं उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। हु कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड एडवोकेटेड द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन। जिन्होंने क्या कैंपेन मतलब अभियान चलाया, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चे जो काम करते हैं ना, उसके अगेंस्ट अगेंस्ट उन्होंने अभियान चलाया कि बच्चों को जो है मुक्त कराया उन्होंने, काम करते थे जो बेचारे इन इंडिया भारत में। एंड एडवोकेटेड, और वकालत की, दी यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन, मतलब कि सबको शिक्षा का अधिकार है, इसको यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन के लिए भी उन्होंने वकालत की। वकालत की से मतलब है इसके लिए लड़ाई की उन्होंने। मलाला यूसुफजई को भी उन्होंने अपने इस चैप्टर में उसका नाम भी लिया है। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने छुड़ाया था। आपने जब चैप्टर रीड किया होगा तो आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने कैलाश सत्यार्थी जी का नाम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और चैप्टर का नाम है, देखो यूनिट का नाम है 3.2 लेट अस मार्च, माई इंग्लिश कोर्स बुक आपकी। अगला है 5, तो अब आपका हो गया, अब है 5BC।
क्वेश्चन 5 का सी, राइट ए डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। अपने और अपने दोस्त के बारे में के बीच में डायलॉग लिखो। 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेज, मतलब 3 मीनिंग, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदला, मतलब एक सेंटेंस पहले वाले ने बोला, फिर एक दूसरे वाले ने, एक पहले वाले ने, एक दूसरे वाले ने, फिर एक पहले वाले ने, फिर दूसरे वाले ने, ऐसे 3 यानी कि टोटल 6 आपको लिखना है। किस पर लिखना है? दी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं देते हो आप, उसी एग्जाम की इंपॉर्टेंस, महत्व के ऊपर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये हेडिंग डाला है। अब आंसर देखो, ये मैंने 2 लिखे हैं, एक बहुत ही ईजी लिखा है, मतलब बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, और एक थोड़ा बड़ा लिखा है। अब इसमें कोई नाम गिवन नहीं है तो मैंने ए बी लिख दिया, आप चाहो तो कोई नाम भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? ए कह रहा है बी से कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में क्या सोचते हो। अब बी कह रहा है आई थिंक, मैं समझता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं आर नॉट ओनली टू जज अवर टैलेंट, वे सिर्फ हमारा जो टैलेंट है उसी को जज करने के लिए नहीं होते, बट ऑल्सो टू टेस्ट अवर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग स्किल्स, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट और प्लानिंग स्किल्स हैं उनको देखने के लिए भी होते हैं कि हम कितने अच्छे से मैनेज करते हैं चीज़ों को, कैसे प्लानिंग करते हैं, और जो हमारी मतलब प्लानिंग की जो कुशलता है वो देखने के लिए भी। अब ए वापस कह रहा है येस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड स्मार्ट वर्क। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कौन सी होती है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब होता है रणनीतिक सोच, एंड स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क के बेसिस पे। मतलब कैसे? देखो अभी कोई बोले भाई बहुत मेहनत करो, अब रिक्शा वाला भी बेचारा सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाता है, और एक आदमी कंपनी में बैठ के सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा होता है, तो दोनों के वर्क में अंतर आ गया ना, उसमें स्किल्स हैं, उसने उस चीज़ की पढ़ाई की है, और जो रिक्शा वाला है उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो बेचारा उससे 10 गुनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उतना रिम्यूनरेशन उतना नहीं कमा रहा है। अब बी कह रहा है नाउ ए डेज, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर गेटिंग टफर, कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो कठिन होते जा रहे हैं। अब ए वापस कह रहा है येस, हाँ ये तो है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की और डेडिकेशन मतलब समर्पण की ज़रूरत है, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होती है। अब बी कह रहा है नॉट ओनली हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, बट ऑल्सो कंसिस्टेंट एफर्ट्स, CONSISTENT, लेकिन निरंतर एफर्ट्स मतलब निरंतर प्रयास भी, मतलब बार बार अटैम्प्ट करना पड़ता है, पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्लियर होते हैं। तो ये थोड़े लॉन्ग डायलॉग्स हैं, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि भाई ये कैसे याद होंगे, ये मुश्किल है, तो चलो थोड़े ईजी भी लिखे हैं, एक एक लाइन वाले वो भी देख लेते हैं। ए कह रहा है वाई आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट, कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, लास्ट में क्वेश्चन लगाना है। वेल दे इम्प्रूव अवर IQ एंड एनालिटिकल थाट, क्योंकि वे हमारा जो IQ है ना, इंटेलिजेंट कोशिएंट, मतलब जो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है उसे इम्प्रूव करते हैं, और एनालिटिकल थाट मतलब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कितना एनालाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, ये सब। अब ए वापस कह रहा है एंड व्हाट्स देयर पर्पस, और उनका पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। अब बी कह रहा है टू टेस्ट एंड रैंक स्टूडेंट्स को टेस्ट करना और रैंक करना एज पर देयर ग्रेड्स, उनके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग कि भाई किसने कैसा किया है। येस यू मीन चाइल्ड इज पिकिंग, यू मीन हेल्प इन पिकिंग द कैरियर, मतलब ये हेल्प करते हैं कि कौन सा करियर पिक करना है उसमें। येस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। देखो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब होता है रणनीतिक सोच, ऊपर आया था ना वो वर्ड, तो देखो ये इजी वाले डायलॉग्स भी लिखे हैं और ये भी लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब ये वाले थोड़े लॉन्ग डायलॉग्स हैं और लास्ट में जो हैं ये बहुत ही एक एक लाइन के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीच राइटिंग का। यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, आप एक इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, जो कि किसने अरेंज किया है, रमन साइंस सेंटर ने। राइट ए स्पीच ऑन द रोल ऑफ साइंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, और आपको टॉपिक लिखना है, आपका जो टॉपिक है उस पर बोलना है। आपको टॉपिक क्या है, द रोल ऑफ साइंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, कि साइंस का क्या योगदान है देश की तरक्की में, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और आपको पॉइंट्स भी दिए गए हैं। देखो अगर आप अलग से कुछ नहीं लिखोगे ना तो भी इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप आराम से अपनी 80 to 100 वर्ड्स आपके यहाँ लिखना होता है, तो भी आप आराम से अपनी स्पीच लिख लोगे, 5 मार्क्स की है।
साइंस मेक्स अवर लाइफ स्मूथ एंड कंफर्टेबल। साइंस जो है वो हमारे जीवन को बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल बना देती है। देखो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा हमारी जो दादी नानियाँ थी वो सिलबट्टे पर कैसे बेचारी मसाले पीसती थी, मसाले कूटती थी, चटनियाँ बनाती थी। अब आज के ज़माने में हम लोग कैसे करते हैं, तुरंत मिक्सी के जार में डाला और स्विच ऑन किया, हो गया। पहले पंखे नहीं होते थे, लाइट नहीं होती थी, लोग दिया लगाते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। और आज की डेट में लाइट चली भी जाए तो आपके पास इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, और ये हमारा जो समय है वो और एनर्जी दोनों बचाती है। समय और एनर्जी कैसे बचाती है, देखो पहले आप लोग बैलगाड़ी की सहायता से कहाँ कहाँ जाते थे, और आजकल देखो ट्रेन में बैठो, प्लेन में बैठो, गाड़ियों में बैठो, बाइक पे बैठो, स्कूटी पे बैठो, तुरंत आप मतलब घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाती है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये साइंस की वजह से ही तो हो रहा है ना। साइंस की वजह से गाड़ी बनी, रेलगाड़ी बनी, हवाई जहाज़ बने, आपकी कार बनी, आपकी टैक्सी बनी, आपकी बाइक बनी, आपकी स्कूटी बनी, और नीड ऑफ द फ्यूचर, और ये भविष्य की ज़रूरत भी है। एक्सप्लोर द न्यू टेक्निक्स एंड इन्वेंशंस, और साइंस की वजह से जो नई नई टेक्निक्स हैं वो एक्सप्लोर होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं। इट शुड बी यूज्ड फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस, और इसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ शांति और तरक्की के लिए ही किया जाना चाहिए। अभी देखो जैसे कोरोना लाके गलत इस्तेमाल कर लिया गया ना साइंस का, कोविड-19 वायरस बना के, जो कि बोला गया है कि चीन से आया है, वुहान सिटी से आया है। तो ऐसे जो बायोवार है ये नहीं होने चाहिए ना, पीस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। अब कोरोना आया तो आप वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि साइंस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, भाई उसको शांति के लिए यूज़ किया जाना, बिल्कुल सही है। जैसे कोविड-19 बना है, ऐसे कल कोई और वायरस बन सकता है, ऐसे बीच में अलग अलग तरह के वायरस, कोई पानी का वायरस बना के पानी में छोड़ दिया तो क्या होगा, धरती पर बायोवॉर ही चलते रहेंगे ना। तो पीस के लिए, शांति के लिए इसे यूज करो। साइंस इज बून एज वेल एज कर्स, साइंस वरदान भी है, बून मतलब वरदान, और ये कर्ष भी यानी कि अभिशाप भी है। तो चलिए जो लिखा है वो देखते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये हमारी स्पीच है। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है ऊपर, जब आप लिखोगे ना क्वेश्चन में स्पीच राइटिंग ऑन, फिर उसके बाद हेडिंग किस पे आप लिख रहे हो, फिर हमारी लिखनी शुरू करेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आदरणीय अध्यापकों, एंड माई डियर फ्रेंड्स, और मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम हियर टू स्पीक अबाउट द रोल ऑफ साइंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। मैं यहाँ पर किस बारे में बोलूँगा, मतलब जो साइंस का रोल है देश की, नेशन की तरक्की में, उसके बारे में। वी ऑल नो साइंस मेक्स अवर लाइफ स्मूथ एंड कंफर्टेबल। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान जो है वो हमारे जीवन को बहुत ही सरल और आरामदायक बनाता है। इट कंट्रीब्यूट्स इमेंसली टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी के हर सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान देता है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा समय और एनर्जी की बचत करता है। साइंस इज़ द नीड ऑफ द फ्यूचर, साइंस जो रेड पेन से वो डाले हैं, वो वाले पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं जो इसमें आपको दिए गए हैं। साइंस जो है क्या करती है, टाइम और एनर्जी बचाती है, ये हमारे भविष्य की ज़रूरत है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मतलब छात्रों को मदद करती है। एक्सप्लोर द न्यू टेक्निक्स एंड इन्वेंशन, नई नई टेक्निक्स को एक्सप्लोर करने में और नए नए इन्वेंशंस करने में। एंड न्यू टेक्निक्स एंड इन्वेंशंस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इन द कंट्री, और जो नई टेक्निक्स हैं और जो नए इन्वेंशंस हैं वो हेल्प करते हैं देश की, मतलब देश के हर सेक्टर में तरक्की में हेल्प करते हैं। देखो पुराने ज़माने में गेहूं की फसल निकालने के लिए खुद ह्यूमन बींग्स लगते थे, गेहूं निकालते थे धीरे धीरे धीरे। अब हार्वेस्टर आता है और घंटों का काम मिनटों में, यानी कि जिस गेहूं की फसल को निकालने में कई कई दिन लग जाते थे, अब हार्वेस्टर आता है और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में खेत क्लीन करके चला जाता है। मतलब पूरे के पूरे गेहूँ को निकाल के, वीड्स को अलग करके, क्लीन करके, सब कुछ रेडी करके देके चला जाता है। तो क्या है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है। साइंस की वजह से देखो अभी अभी हमारे इंडिया में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। अभी 2023 में तो नहीं, लेकिन 2024 के जो एग्जाम होंगे उनमें चंद्रयान 3 के ऊपर या तो आपको पैसेज मिल सकता है या उसके ऊपर लिखने के लिए पॉइंट दिया जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही हमारे इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया है, जो अभी 22, 23, 24 अगस्त के आसपास लैंड करेगा ऊपर। साइंस शुड बी, इट शुड बी, या तो आप लिख दो साइंस शुड बी या फिर इट शुड बी यूज्ड फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस। साइंस का जो इस्तेमाल है वो शांति और तरक्की के लिए किया जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि साइंस इज बून एज वेल एज कर्स, क्योंकि साइंस जो है वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। जैसे कोविड-19 वायरस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ये अभिशाप की तरह यूज़ किया गया ना, बायोवार करके, उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। मतलब उसके साइड इफेक्ट्स देख सकते हो आपकी, अगर गलत यूज़ होगा तो क्या क्या नुकसान है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बीमारी की वजह से कितने ज़्यादा लोगों की जानें चली गई।
इफ़ इट इज़ यूज विथ रॉन्ग पर्पज़, अगर गलत उद्देश्य के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो ये हर चीज़ को बर्बाद कर सकती है। सो वी शुड ऑलवेज यूज साइंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, इसलिए हमेशा हमें साइंस का जो उपयोग है वो देश की प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना चाहिए। चंद्रयान 3 के ऊपर बहुत जल्दी लिख के मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर दूँगी और आप भी उसके ऊपर ज़रूर से पढ़ना अलग से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीच भी हो गई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्बल टू नॉन वर्बल का, क्वेश्चन 6A है ये, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नॉन वर्बल टू वर्बल का मतलब होता है जो आपको नॉन वर्बल में दिया गया है, मतलब शब्दों में नहीं दिया गया है, उसको आपको पैराग्राफ में लिखना है। ये देखो ट्री डायग्राम दिया गया है ना, ये आपको इसको आपको शब्दों की जगह, मतलब इस ट्री डायग्राम को आपको पैराग्राफ बनाना है। सबसे ऊपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखो कितनी तरह के होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स और स्ट्रिंग्ड मतलब डोरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स। अब विंड इंस्ट्रूमेंट्स देखो ये लकड़ी से बनते हैं, ब्रास मेटल से बनते हैं और फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट, लकड़ी से वुड से क्या बनती है, फ्लूट बनती है, ब्रास से ट्रम्पेट बनता है, अदर में बैग पाइप और माउथ ऑर्गन बनता है। उसके बाद जो दूसरे वाला है परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक ही है ड्रम। जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है वो प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग, एक तो तार खींच के उनको बजाया जाता है जैसे कि हार्प हो गया और गिटार हो गया। दूसरा है प्लेड बाय ड्राइंग बो अक्रॉस स्ट्रिंग्स, वायलिन और सेलो हो गया, जो मतलब स्ट्रिंग को कुछ बो करके मतलब किसी तरह बजाते होंगे। आई डोंट हैव द आइडिया ऑफ म्यूजिक। वायलिन और सेलो इसमें नाम है, बस इन्हीं को आपको पैराग्राफ रूप में लिखना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे उसका भी देख लेते हैं। हेडिंग दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी ऑल लिसन एंड लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम सभी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं म्यूज़िक के उनको सुनते हैं। और बहुत सारे लोग देखो म्यूज़िक सीखने भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो गिटार सीखने के लिए जाते हैं, वायलिन सीखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 3 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दिए गए हैं ना यहाँ पे देखो, विंड, परक्यूजन और स्ट्रिंग, वही हमने लिखा है। द फर्स्ट इज विंड इंस्ट्रूमेंट, पहले वाला क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरे वाला क्या है आपका, द फर्स्ट इज विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड बाय यूजिंग, ये भी उसी में दिया हुआ है, वुड, ब्रास एंड अदर मटेरियल। फ्लूट इज मेड विद वुड, ट्रम्पेट इज मेड अप ऑफ ब्रास एंड बैक पाइप एंड माउथ ऑर्गन विद अदर मटेरियल्स। ये देखो फ्लूट वुड से, ट्रम्पेट ब्रास से और बैक पाइप और माउथ ऑर्गन जो है अदर मटेरियल से। द सेकेंड काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रम। ये रहा सेकेंड काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जाम्पल ड्रम। आगे देखते हैं, द थर्ड टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरी तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हार्प हो गया, गिटार हो गया। आर प्लेड बाय, अब ये देखो हार्प और गिटार हो गया और इनको कैसे प्ले किया है वो लिख दिया, प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग। और वायलिन और सेलो प्लेड बाय ड्राइंग बो अक्रॉस स्ट्रिंग। वायलिन एंड सेलो आर प्लेड बाय ड्राइंग बो अक्रॉस स्ट्रिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हमें ऐसे ट्री डायग्राम बनाना है। ये देखो ये हमारे को एक पैराग्राफ दिया गया है, ऑयल्स के ऊपर है ये, और उनको इसमें फिल करना है आपको, मतलब ऐसे पैराग्राफ में आपको बनाना है। तो चलिए पहले पैराग्राफ देखते हैं। ऑयल यहाँ से शुरू है, ये यहाँ से, ऑयल इज़ नेसेसरी इन द न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी। ऑयल जो है, तेल जो है वो हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। बट लेकिन एक्सेस यूज़ ऑफ ऑयल शुड बी अवॉइडेड, लेकिन ऑयल का अत्यधिक यूज़ जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, 3 प्रकार के तेल होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा ना 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वैसे ही। दे आर ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट होता है मूंगफली का तेल, वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति तेल और मिनरल ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट ऑयल को कैसे तैयार किया जाता है, ग्राउंडनट से, मतलब मूंगफली का तेल मूंगफली से बनाया जाता है। विच वी यूज़ फॉर ईटिंग, जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कुकिंग फूड, ये खाना बनाने के काम में भी लिया जाता है। फिर है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेन्स। वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो अनाज से तैयार किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा सोयाबीन का तेल है, राइस ब्रान ऑयल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, ये सूप बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए और सेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स मेडिसिनल यूज़ हैव मेड इट सो वैल्यूएबल, और इसका जो मेडिसिनल यूज़ है उसने इसे बहुत उपयोगी बना दिया है। और वेजिटेबल ऑयल में और भी बहुत सारे तेल आते हैं, जैसे देखो बोन्स के लिए, मतलब बहुत सारे तेल आपने सुना होगा ना कि ये नीली भृंगादी तेल है, ये वो तेल है, ये जड़ी बूटियों का तेल है, लाइक दैट। इसका मेडिसिनल यूज़ भी है।
दी थर्ड टाइप ऑफ, तीसरी प्रकार का जो ऑयल है वो है मिनरल ऑयल, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो कि धरती की परतों से प्राप्त किया जाता है। वी यूज़ इट फॉर ड्राइविंग मशीन्स एंड इन इंडस्ट्री ऑल्सो, जिससे हम मशीनें चलाने में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री वगैरह में, जिसे मशीन ऑयल भी बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या डालना है, इस बॉक्स में हेडिंग डालना है। तो हेडिंग हमारा क्या है, ऑयल्स है। उसके बाद टाइप बतानी है, तो 3 तरह का ऑयल की टाइप है। पहला वाला कौन सा है हमारा, ग्राउंडनट ऑयल है, दूसरा है वेजिटेबल ऑयल है, और तीसरा कौन सा है, मिनरल ऑयल। ये देखो ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और थर्ड टाइप ऑयल मिनरल ऑयल। फिर बताना है प्रिपेयर्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, की कहाँ से मिलता है। तो ये कितना आसान है लिखना, देखो ग्राउंडनट ऑयल जो है वो ग्राउंडनट से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल ग्रेन्स से मिलता है, और मिनरल ऑयल किससे मिलता है, फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की क्रस्ट से। फिर इनके यूजेस बताने हैं। तो देखो ग्राउंडनट ऑयल का यूज़ क्या है, कुकिंग फूड में यूज़ किया जाता है, ईटिंग में यूज़ किया जाता है। और ये किस में यूज़ किया जाता है, सूप बनाने में, दवाइयाँ और सेंट बनाने में। और जो तीसरे वाला है वो ड्राइविंग मशीन्स और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तीनों आपको बता दिए। अब सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो। टाइप ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, प्रिपेयर्ड या फिर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंडनट, फ्लावर और क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तीसरा वाला है यूसेज में, यूज्ड इन कुकिंग। मैंने सिर्फ फ्लावर लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रेन्स दिया गया है, तो आप यहाँ पे ग्रेन्स भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन ग्रेन्स दिया है तो आप सिर्फ ग्रेन्स ही लिखो। सनफ्लावर ऑयल होता है ना, इसलिए जैसे सनफ्लावर ऑयल सूर्यमुखी का तेल, ऐसे ही ग्रेन्स में सोयाबीन होता है ना, आप अलग से सोयाबीन का नाम मत लिखना। तो ये हमारा ग्रेन्स से, ये देखो ग्रेन्स दिया है ना यहाँ पे, ग्रेन्स से। तीसरा वाला है आपका मिनरल ऑयल, ये कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब देखो यूसेज देखो, ये यूज्ड इन कुकिंग में यूज होता है, देखो यूज्ड इन कुकिंग, फूड, ईटिंग। तो कुकिंग लिख दिया, उसमें दोनों आ गए आपका। आप कुकिंग के साथ साथ और भी लिख सकते हो। और ये वाला देखो, वेजिटेबल ऑयल कहाँ यूज़ होता है, साबुन बनाने में यूज़ होता है, मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होता है, सेंट्स बनाने में यूज़ होता है। मेडिसिन्स बनाने में मतलब जितना चाहे उतना लिख सकते हो आप। तीसरे वाला ऑयल कहाँ यूज़ होता है, देखो ड्राइविंग मशीन्स में और इंडस्ट्री में, ड्राइविंग मशीन्स और इंडस्ट्रीज़ में। और ये आपका दूसरे वाले को 4 पार्ट में देखो, सॉप में, मेडिसिन में, सेंट में, कुकिंग में। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये देखो हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेंड दी थीम, मतलब थीम एक्सपेंड करना है आपको। मतलब रीड दी फॉलोइंग हेडलाइंस एंड ए न्यूज़ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। 10-year चाइल्ड सेव्ड ए ड्राउनिंग गर्ल, 10 साल के बच्चे ने एक डूबती हुई लड़की को बचाया। इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। 5 नंबर की है, मतलब 60 to 70 वर्ड्स, 80 वर्ड्स तक लिखनी है आपको। ये देखो, नासिक 10 अगस्त, बाई ए स्टाफ रिपोर्टर, ए 10-year-old चाइल्ड हु रिस्क, एक 10 साल का बच्चा हु रिस्क, RISKED, रिस्क का मतलब होता है, कहते हैं ना तूने रिस्क क्यों लिया भाई, मतलब अपनी लाइफ खतरे में डाल दी, हिज लाइफ, अपना जीवन, बाई जंपिंग इनटू द स्वोलन गोदावरी रिवर, उबली मतलब उथली हुई, मतलब गोदावरी रिवर मतलब बहुत ज़्यादा पानी था गोदावरी रिवर में, उसमें कूद के उसने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक जिले में। टू रेस्क्यू होता है बचाने के लिए, ए ड्राउनिंग गर्ल, एक डूबती हुई बच्ची को बचाने के लिए एक 10 साल के बच्चे ने अपना जीवन खतरे में डाल दिया उफनती हुई गोदावरी नदी में कूदकर। द चाइल्ड वाज नियर द रिवर बैंक, वो बच्चा जो था वो नदी के किनारे पर ही था, रिवर बैंक मतलब किनारे पर। व्हेन ही हर्ड द स्क्रीम्स ऑफ फॉर हेल्प, जब उसने मदद के लिए चीखें सुनी, आवाज़ें सुनी। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। एंड समहाउ, और किसी तरह, मैनेज टू पुश द गर्ल टुवर्ड्स द रिवर बैंक, और किसी तरह उसने उस लड़की को नदी के किनारे पर लाने की कोशिश की। द बॉय हैड कम विजिटिंग हिज मैटरनल अंकल 2 days ago, और लड़का जो था 2 दिन पहले ही अपने मामा के यहाँ आया था, मामा से मिलने आया था। एवरीवन एप्रिशिएटेड हिम, और हर किसी ने उसकी प्रशंसा की। द गर्ल एंड द चाइल्ड बोथ आर आउट ऑफ डेंजर, और लड़का और लड़की दोनों ही खतरे से बाहर हैं। आप और भी बड़ा कर सकते हो इसे कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लाइक दैट, लेकिन इतना ही ज़रूरी है। 3 घंटे का ही पेपर है, 10 घंटे का नहीं है, तो हमें टाइम पे भी बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। डेवलप ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द एंडिंग, आप एक स्टोरी डेवलप करो, सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल, और उसके लिए टाइटल भी दो। एंड की लाइन क्या है, द क्रो ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, कोए ने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ के चला गया। और आपको ये लाइन देखते ही सबको याद आ गया होगा, बचपन में कोए की कहानी आप सबने सुनी है ना, कि वो कौआ बहुत प्यासा होता है जो जंगल में भटक रहा होता है, उसे कहीं पानी नहीं मिलता, फिर पानी से भरा हुआ एक मटका दिखता है, मगर पानी बहुत नीचे होता है। तो चलिए यही वाली स्टोरी हम देखते हैं। हेडिंग है द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ। वंस अपॉन ए टाइम, इस लाइन से आपको एंड करना है स्टोरी। यहाँ पे जो लाइन दी गई है ना, द क्रो ड्रैंक, ये एंड में आनी चाहिए लाइन। तो स्टोरी देखते हैं।
वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए थर्स्टी क्रो, एक समय की बात है एक प्यासा कौवा था, हु लिव्ड इन ए फॉरेस्ट क्लोज टू ए टाउन, जो शहर के नज़दीक के एक जंगल में रहता था। द क्रो वॉज ट्रैवलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जो कौवा था वो बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहा था। सो ही वॉज थर्स्टी, इसलिए वो बहुत प्यासा था। थर्स्टी मतलब प्यासा था। ही लुकड अराउंड फॉर वाटर टू ड्रिंक, उसने चारों तरफ देखा पानी पीने के लिए, बट वॉज अनएबल टू फाइंड एनी वाटर सोर्स, लेकिन उसे पानी का कोई भी सोर्स नहीं मिला जहाँ से वो पानी पी सकता था। ही फ्लू ऑल अराउंड द जंगल, वो पूरे जंगल में उड़ा, एंड सा ए पॉट फुल ऑफ वाटर, फिर उसने पानी से भरा हुआ एक मटका देखा, पॉट देखा, बट द वाटर लेवल इन द पॉट वॉज वेरी लो, लेकिन पानी का जो लेवल था पॉट में वो काफ़ी नीचे था। एंड द क्रो वॉज अनएबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉट, और वो कौवा जो था वो उस पॉट में से पानी पीने में असमर्थ था, अनएबल था। एन आइडिया केम अक्रॉस हिज माइंड, तभी उसे एक विचार आया। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ आई थ्रो सम पेबल्स इन द पॉट देन द वाटर विल कम अप, कि अगर मैं थोड़े से कंकड़ पत्थर इस पॉट में डाल दूँ तो पानी जो है ऊपर आ जाएगा। एंड आई विल बी एबल टू ड्रिंक वाटर ईजीली, और मैं आसानी से पानी पी सकूँगा। द क्रो सा सम पेबल्स, और उस कोए ने देखा कि कुछ पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, लाइंग ऑन द ग्राउंड नियर बाई, कि पास में ही थोड़े से कंकड़ जो हैं वो ग्राउंड पे पड़े हुए थे। ही ड्रॉप दैम इन द पॉट ग्रेजुअली वन बाय वन, और उसने धीरे धीरे एक एक करके उन पत्थरों को जो था उस पॉट में गिराया। आफ्टर डूइंग द सेम प्रोसेस फॉर 1 आवर, और 1 घंटे तक ऐसा ही प्रोसेस करने के बाद ही सक्सीडेड, उसे सफलता मिली। द लेवल ऑफ द वाटर हैड राइजन, और पानी का जो लेवल था वो ऊंचा उठ गया। टू द रिम ऑफ द पॉट, यानी कि पॉट की जो घेरी होती है ना मटके का, आपने देखा होगा ना, नेक पॉइंट वहाँ तक आ गया। नाउ ही ड्रैंक वाटर, अब उसने पानी पिया, एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी उड़ के चला गया। ये देखो एंड वाली लाइन आ गई। तो आपका सेक्शन 5 जो है कंप्लीट हो गया है इस क्वेश्चन के साथ। अब हमारा सेक्शन 6 देखते हैं, स्किल डेवलपमेंट, ये भी 5 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन 7, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 4। आपका जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है, यानी कि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को फेथ का आंसर उर्दू में लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में लिखना है, और मराठी मीडियम वाले बच्चों को मराठी में, यानी कि 3 लैंग्वेज में आपको इनका आंसर करना है, जो भी मीडियम आपका है। यानी कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, जिनकी फर्स्ट, और जो मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं वो मराठी में लिखेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो मैंने हिंदी में लिखे हैं फेथ का मतलब है आस्था और विश्वास, दोनों में से जो भी लिखेंगे, जो भी लिखा होगा उसी पे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा वर्ड है आपका टेस्ट का मतलब होता है स्वाद या फिर चव। तीसरा वर्ड है आपका एडवांस का मतलब है अग्रिम या फिर पेशगी या फिर उन्नत, मतलब बोलते नहीं है एडवांस दे दो भाई, कुछ मान लो कोई चीज़ आपने 500 में बुक कराई, भाई पहले आप एडवांस दे दो कुछ, तभी ये आपकी होगी, 100, 50, 200 कुछ भी। तो एडवांस मीन्स मतलब अग्रिम भी बोल सकते हो, पेशगी भी बोल सकते हो, उन्नत, तीनों में से जो लिखोगे उसी पे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईजीली का मतलब होता है आसानी से, सहजता से। फिर आपका 5वां वर्ड है रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया या फिर विरुद्ध क्रिया, किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण और वायुमंडल। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ट्रांसलेट तो करना है लेकिन सिर्फ 4 करने हैं, यानी कि एनी 4, मतलब एक वर्ड के लिए आधा नंबर आपको मिलेगा। इसमें आपको 6 दिए गए हैं, 2 ऑप्शनल है, लेकिन मेरे को तो सभी बताने होते हैं पेपर में। अब उसके बाद है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन सेंटेंसेस को अपने मीडियम, जो आपका मीडियम है वैसे ही, जैसे शब्दों का अर्थ लिखना था ना, उर्दू मीडियम वाले बच्चों को उर्दू में, हिंदी वालों को हिंदी में, और मराठी वालों को मराठी में लिखना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, ये देखो वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, अपने हाथ नियमित रूप से धोएं, इसे हिंदी की जगह मराठी वालों को मराठी में लिखना है, उर्दू वालों को उर्दू में। यूज़ मास्क फॉर द सेफ्टी, सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करें या फिर प्रयोग करें। तीसरा है स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से दूर रहें। क्राउड होती है भीड़, स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना। बी केयरफुल लाइफ इज़ प्रीशियस, सावधान रहें जीवन अनमोल है। बी केयरफुल लाइफ इज़ प्रीशियस, सावधान रहें जीवन अनमोल है या फिर अमूल्य है। लास्ट वाला है आपका ट्रांसलेट ईडियम्स, 2 ईडियम दी गई हैं, मतलब ये देखो ट्रांसलेट दी फॉलोइंग ईडियम्स इनटू योर एनी वन, 2 दी गई हैं, आपको कोई एक करनी है, और यहाँ पे भी 4 दिए गए हैं ना, कोई 2 ही करने हैं आपको। मैन इज़ द स्लेव ऑफ हिज हैबिट्स, मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये आपका पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन आपका इस पेपर का। सेक्शन 1, 2, 3, 4 एक वीडियो में और सेक्शन 5 और 6 एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और क्लास 10th के जुलाई के और मार्च के मोस्ट ऑफ दी सभी पेपर्स का वीडियो क्वेश्चन पेपर और उनका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जिन पेपर का सॉल्यूशन नहीं है, जैसे कि मराठी का पेपर है या फिर कोई पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो भी संस्कृत का पेपर है तो भी क्वेश्चन पेपर तो जरूर मिल जाएगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।